सुमन घई जी भी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सुमन घई जी ने भी वैश्विक पत्रकारिता में बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है कनाडा से, और उनके संपादन में साहित्य कुंज जो ऑनलाइन पत्रिका है, नेट पत्रिका, वो तो 17 सालों से निकल रही है। मैं कभी कभार देखता रहता हूँ, बहुत सशक्त पत्रिका है ऑनलाइन वो। इसके साथ उन्होंने प्रिंट मीडिया में जो पत्रकारिता है उसमें भी बहुत काम किया। मुझे जो संदर्भ दिख रहे थे कि हिंदी टाइम्स समाचार पत्र उन्होंने सालों से निकाला। और अभी अभी मेरे पास एक समाचार पत्र आया कनाडा से, धर्मपाल महन जी ने भेजा कि नमस्ते कनाडा उन्होंने लगभग 10 साल तक निकाला समाचार पत्र, और पाक्षिक समाचार पत्र निकाला। तो इस प्रकार वे कई सालों से कनाडा का जो राइटर्स गिल्ड जो एसोसिएशन है उसके वो प्रमुख हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के लिए एक तरह से बहुत जबरदस्त काम, इतना उनका गहन अनुभव है। तो मैं उनका इस मंच पे स्वागत करता हूँ कि वे आए और आज हमारा विषय है उसमें अपना अनुभव बताएं, और जो हमारा विषय है उस पर भी अपनी बात करें। सुमन घई जी कनाडा से। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ थोड़ी जानकारी जो आपने दी मेरे बारे में, उसमें कुछ गलती है। जी तो जी। जो धर्मेंद्र जैन जी ने जो आपको भेजा, वो सरन घई जी हैं जिन्होंने नमस्ते कनाडा निकाला। और मैं हिंदी टाइम्स से 5 साल जुड़ा रहा, और प्रकाशक उसके थे राकेश तिवारी, जी हाँ और मैं जी। उसका संपादक था। तो ये मेरी भूमिका समाचार पत्र में रही। मौलिक रूप से मैं इंटरनेट से शुरू हुआ, और बड़ी छोटी उम्र में यहाँ आ गया था 1973 में। तो मैं 20-21 वर्ष का था, और शुरू में जैसे प्रवासी के संघर्ष होते हैं उसमें जुटा रहा अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो 75 में 1975 में माता पिता यहाँ आए, तो माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, और कनाडा में कुछ मिलता नहीं था। लाइब्रेरी में सरिता पत्रिका मिलती थी सिर्फ, तो वो पढ़ती थी, और मेरे को भी शुरू से पढ़ने का शौक था। तो वो हमारा टोटल वो था, जिसे बोलते हैं साहित्य से संबंध। हाँ, रेडियो प्रोग्राम चलते थे, कुछ समाचार पत्र थे, पर समाचार कम, विज्ञापन अधिक होते थे, क्योंकि वो जैसे अभी बात हुई कि कमर्शियल के धनोपार्जन तो सबको करना ही होता है। जैसे रोहित जी ने बताया, भारत दर्शन था जब इंटरनेट आया तब, और उसके बाद बोलो जी से मैंने शुरुआत की जब वहां पे पूर्णिमा वर्मन थी। तो फिर जब उन्होंने अनुभूति अभिव्यक्ति शुरू की तो मैं उनके साथ जुड़ा। तो अनुभूति अभिव्यक्ति पूर्णिमा जी का एक बार ईमेल आया कि सुमन जी, टोरंटो में एक साहित्यिक कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आप हमारे प्रतिनिधि बन के वहां पे जाइए। तो मैं वहां पे गया, तो वो मेरा पहला अनुभव था टोरंटो के साहित्यिक समाज के साथ। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। समझिए वो था मई 2002। वहां पे मेरी मुलाकात हुई श्याम त्रिपाठी जी से। वो एक हिंदी चेतना नामक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, बड़ी छोटी सी थी, जैसे A4 के पेपर को आप डबल कर ले, छोटी पुस्तिका की तरह, 20-25-24 पृष्ठ की थी। तो उससे 2 सप्ताह बाद फिर मिलना हुआ, और तब तक अनुभूति में मेरी रिपोर्ट छप चुकी थी, जिसकी मैं प्रिंटेड कॉपी वहां पर ले गया था। अब त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई ये तो काम का आदमी है, प्रिंट का भी इसे थोड़ा जानकारी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं हिंदी चेतना के साथ जुड़ा, और उसका सह संपादन मैंने 5 वर्ष तक किया, साहित्यिक पत्रिका की। और ये कहते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है, कनाडा में हिंदी कहानी की को आरंभ मैंने किया,
जिसको आप हिंदी कहानी कह सकते हैं। तो कहानी थी नंदू का प्रेम रोग, पहली कहानी। वो मेरी पहली कहानी थी जो बहुत लोगों को अच्छी लगी, पर एक नई शुरुआत हुई साहित्य की। 2003 में मैंने शुरू किया साहित्य कुंज। साहित्य कुंज मौलिक रूप से मैंने शुरू किया था हिंदी चेतना को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय लेखक उसमें अपनी रचनाएं भेज सकें, फिर वो अपने आप आगे बढ़ती चलेगी। जब हिंदी चेतना छोड़ी तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे आमंत्रित किया राकेश तिवारी ने समाचार पत्र का संपादन करने के लिए, और मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए, मैं पत्रकार नहीं हूँ, हाँ साहित्य के बारे में जानता हूँ, लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, पर समाचार की पत्रकारिता करना मेरे लिए कठिन हुआ। तो उन्होंने मुझे जोर दिया, तो मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा देखिए, आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे और मैं इसका प्रारूप बदल दूंगा। समाचार पत्र उस टाइम वो टैबलॉइड साइज का 24 पृष्ठ का था, उसको मैं 2 महीने में 56 पृष्ठ का मैं ले गया और उसके 2 भाग कर दिए। 28 पृष्ठ समाचार की, 28 वो पत्रिका के थे। मेरा जो कल्पना थी कि मैं धर्मयुग की तरह उसको बना रहा था। 28 पृष्ठों में से 12 पृष्ठ साहित्य को समर्पित थे, जिसमें से 2 पृष्ठों में धारावाहिक उपन्यास और 4 पृष्ठ स्थानीय लेखकों के लिए, बाकी कहानियां भारत से जो मेरे को साहित्य कुंज के माध्यम से मिलती थी। तो इस तरह से ये शुरुआत, मेरा योगदान यहाँ के पत्रकारिता में रहा। और अब देखिए, आपने इसका विषय है मीडिया, और पर मीडिया की जो परिभाषा है बहुत व्यापक है, जैसा अब शुरू में डॉक्टर साहब कह चुके हैं। अब उसके 2 हिस्सों में मैं देखता हूँ, प्रकाशन और प्रसारण। अब अनीता जी साथ में है, रवि जी साथ में है रेडियो के। अब प्रसारण में रेडियो थोड़ा इस तरफ इशारा हुआ कि इंटरनेट आने के बाद पॉडकास्टिंग और यूट्यूब चैनल, अब तो यूट्यूब टक्कर दे रहा है ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को। और प्रकाशन में पहले तो प्रिंट मीडिया था, मुद्रित मीडिया। अब वैश्विक मीडिया, अब इंटरनेट है, इसकी तो सीमा कोई नहीं है, ये भी प्रकाशन है। अब मीडिया की भूमिका क्या है? उनके दायित्व को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। विदेशों में जब हम बात करते हैं तो स्थानीय उनका दायित्व है, और दूसरा जो है वो सामाजिक है। एक सामाजिक स्थानीय में जब आ जाता है, स्थानीय समाचार वगैरह हो गए। अब विदेशों में अनीता जी जानती होंगी या रवि शर्मा जानते हैं कि विदेशों में जो मीडिया है वो सामाजिक आयोजनों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उनकी भूमिका ये होती है कि वो निशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, या समाज सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए निशुल्क विज्ञापन रेडियो पे प्रसारित करते हैं, कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े। फिर उसकी रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाना भी ये स्थानीय मीडिया करता है विदेशों में। और दूसरा उसका फिर सामाजिक के साथ धार्मिक हो जाता है। हर धर्म को देखते हुए वो उसको
उसके आयोजनों को और सांस्कृतिक, ये भी जिम्मेवारी ये न्यूज मीडिया प्रसारण की होती है और प्रिंट मीडिया की होती है। साहित्यिक मीडिया इससे अलग है। साहित्यिक मीडिया की जो है वो स्थानीय को देखते हुए विदेशों में उसकी उसकी ये जिम्मेवारी है। जब हिंदी राइटर्स गिल्ड की हमने स्थापना की, मैं, डॉक्टर शैलजा सक्सेना और विजय विक्रांत जी, तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम स्थानीय प्रवासियों की समस्याओं और उपलब्धियों के पृष्ठभूमि में साहित्य को रचें। विदेश में बैठ के आप लिख रहे हैं, भारत की हमराइयों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे होता नहीं है। विदेशों में रहने वाले लेखक भारत की पृष्ठभूमि में साहित्य रच देते थे। अगर आप उनको कहें कि आप कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा के 10 पेड़ों के नाम बताइए, हम वो नहीं बता पाते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपने आप को जोड़ा ही नहीं था। तो हमारा ये उद्देश्य था कि कनाडा का रचित हिंदी साहित्य में कनाडा की परछाई हो। ये जिम्मेवारी भी ये साहित्यिक मीडिया की आ जाती। एक बार जब साहित्य शुरू किया, तो जैसा रोहित जी ने शुरू में ही कहा, ये सब विदेशों से हुआ, क्योंकि बोलो जी न्यूयॉर्क से थी, पूर्णिमा जी ने शारजा से अनुभूति अभिव्यक्ति शुरू की, रोहित जी ऑस्ट्रेलिया में थे, मैंने कनाडा से शुरू किया ताकि स्थानीय लेखकों को जगह मिल सके इंटरनेट के ऊपर। और ये मैं जानता हूं कि प्रकाशन से ही लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है। जब प्रकाशन होता है तब वो संपादक की बात सुनता है। तो खैर एनीवे, तो बम्बई के आपके तेजेंद्र शर्मा जो इंग्लैंड के हैं, उनके मित्र हैं सूरज प्रकाश अरोड़ा, जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने कुछ कहानियां भेजी और मुझे प्रश्न पूछा, कहते ये सब कुछ विदेश से ही क्यों होता है? उन दिनों भारत में इंटरनेट या कंप्यूटर का होना आसान बात नहीं थी। तो मेरा उत्तर ये था कि देखिए, हमारे पास सुविधा है, साहित्य का प्रेम है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। फिर उन दिनों एक बड़ा रोचक बात हुई, वो छोटी सी कहानी की तरह है। मेरे पड़ोसी के लॉन में एक सांप निकला, मैंने देखा, मैंने उसको बताया कि भैया तेरे यहाँ तो सांप है। वो घबराया। तो मैंने कहा एक मिनट रुक, मैं अभी इसको इंटरनेट पे, तब गूगल नहीं था, याहू था, कि याहू पे सर्च करता हूँ कि सांप जहरीला है कि नहीं है। तो मैंने सर्च डाली स्नेक्स ऑफ सदर्न ओंटारियो, जहाँ पे हमें साउथ में रहते हैं। तो दुनिया भर की जानकारी उसमें आ गई। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्या अगर मैं हिंदी में इसको सर्च करूं इंटरनेट पे, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? तब उन दिनों यूनिकोड भी नहीं थी। समस्या ये थी कि आप कौन सी फॉन्ट में आप ढूंढोगे वहां। उन दिनों नेटस्केप नेविगेटर था, वो उनकी टेक्नोलॉजी थी कि वो जिस भी मर्जी फॉन्ट में आप करें, वो उसको इंटरनेट पे आप अच्छे से पढ़ सकते थे। शूशा फॉन्ट उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे, अनुभूति अभिव्यक्ति और ये बोलोजी वगैरह भी शूशा फॉन्ट में चलती थी। पर नेटस्केप नेविगेटर जल्दी ही बंद हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ था, वो हार गए। तो अब नेटस्केप का जो एक्सप्लोरर 3 था, तब तक शूशा चलती रही। जैसे एक्सप्लोरर 4 आया, इंटरनेट पे हिंदी बिखर गई।
मात्राएं आगे पीछे होने लगी। अब साहित्य के ऊपर विदेशों में हम तो निर्भर करते थे इंटरनेट के ऊपर, समस्या हो गई। तो खैर एनीवे कुछ टेक्निकल बातें हैं तो उसके समाधान निकले। जब साहित्यकों ने भी उसी दौर से निकला तो मैं हिंदी की 4 फॉन्ट बना चुका था और उसको निःशुल्क वितरित भी करता था। तो मैंने एक और फॉन्ट बनाई जो कि उसको कन्वर्ट कर सके। उसका प्रयोग, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विदेशों में क्या हो रहा था। उसके बाद आए यूनिकोड। अब समस्या ये हो गई कि जो ये सारी सामग्री है उसको यूनिकोड में कैसे बदला है। शूशा के लिए कन्वर्टर बन गए, मेरी फॉन्ट के लिए कैसे हो। तो एक थे जर्मनी में रजनीश मंगला, कार फैक्ट्री में काम करते थे, उनको प्रोग्रामिंग का शौक था। उन्होंने यूटिलिटी बना के मुझे भेजी निःशुल्क कि आप सुमंजित साहित्य कुंज में सामग्री को यूनिकोड में परिवर्तित कर लें। आप इन लोगों को ये समझिए कि समर्पण, लेबर और लव जिसे मैं प्रेम परिश्रम कर कहता हूं, वो देखिए विदेशों में रहते हुए अलग अलग देशों से मिलकर एक सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर वो काम कर रहे हैं। ये विदेशों की पत्रकारिता की जिसे बोलते हैं नींव है, जिसपे ये बात हम स्थापित हुई। आज देखिए हम इंटरनेट के बैठे कितने महाद्वीपों में बैठे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। विश्व ग्रहण की संज्ञा जो है तो जिसे बोलते हैं कि प्रत्यक्ष दिख रही है। और मजे की बात यह है कि इसकी परिभाषा मार्शल मैक्लुहन ने दी थी। वो भी टोरंटो के ही प्रोफेसर थे, कनाडा के, जिसके उपनगर में मैं रह रहा हूँ। 1960 के दशक में पहली बार उन्होंने ग्लोबल विलेज कहा था, जो कि विश्व ग्राम की संज्ञा बन गया। अब बताइए मेरे को समय कितना है बोलने के लिए? 6:30 शुरू करना है। जी हाँ। मतलब कि 9 बजे तक मेरा टाइम 3 मिनट है क्या? हाँ, आप 2-3 मिनट में और समापन कर सकते हैं। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ कि अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि जिसको जो कि मेरा जो मेरा जुनून है कि भाषा की शुद्धता की बात है। शुद्ध भाषा को मैं ये नहीं मानता कि क्लिष्ट भाषा होनी चाहिए, पर वो शुद्ध होनी चाहिए वर्तनी, व्याकरण और पंक्चुएशन के हिसाब से। अगर आप चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु हो, बिंदी से काम नहीं चलना चाहिए, और उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। हालांकि इसके ऊपर कई बार मेरी बहस होती है, पर मैं स्वीकार नहीं करता। साहित्य कुंज में मेरा और मैं ये देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी जो अब आ रही है वो इस बात को स्वीकार करने लगी है, क्योंकि वो जब उनका प्रकाशन होता है तो वो संपादक की बात सुनते हैं, और जब उन्हें मालूम है कि जब तक शुद्ध नहीं लिखेंगे, प्रकाशित नहीं होगा, तो वो शुद्ध लिखने लग गए हैं। तो ये जिम्मेवारी जो है ये हम संपादकों की है, चाहे वो मुद्रित समाचार पत्रों के हों या इंटरनेट के हों। और जैसे अनीता जी ने कहा है कि वो भाषा रोज के बोलचाल की भाषा हो, शुद्ध हो, उसका कठिन होना वो जरूरी नहीं है। जब हम रोज अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं आम भाषा में, तो उसका प्रयोग हम साहित्य में, प्रसारण में और मुद्रण में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गही साहब, आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है और आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ
साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन रोहित जी आप कुछ पूछना चाहते थे। रोहित जी 2-3 मिनट का समय। जी हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए रोहित जी। रोहित जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, माफ कीजिएगा। मेरा प्रश्न रवि जी से था। प्रश्न नहीं, संशय है। रवि जी सुन पा रहे हैं आप? रवि जी आपका माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। रवि जी 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 मैं सुन रहा हूँ, कहिए। जी रवि जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं स्कूल में जब था तो एक कमेंट्री सुना करता था हरियाणवी। वो मेरी थी। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी करना मेरा शौक रहा बचपन से। जी हरियाणवी क्रिकेट कमेंट्री मैंने ऐसे ही बैठे बैठे स्कूल टाइम से। दरअसल बात क्या थी, बहुत लोग हैरान होते हैं इस बात को लेकर के कि एक बाल मजदूरी करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला यहाँ आकर के इस तरह से एस्टेब्लिश हुआ है, और अभी पिछले दिनों उन्होंने छाप दिया। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बचपन से कमाना शुरू किया बातों से, और क्रिकेट कमेंट्री एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई, कि वो इतनी लोकप्रिय हुई हरियाणा में कि एचएमवी ने उसका रिकॉर्ड बना के रिलीज किया। और मैं मूलतः हरियाणवी हूँ, मेरी भाषा हरियाणवी है, लेकिन रेडियो पर मैं हिंदी और हिंदुस्तानी का उपयोग ज्यादा करता हूँ। कभी कभी हंसी मजाक करने के लिए मैं भाषा के साथ थोड़ा सा थोड़ी छेड़छाड़ करता हूँ, लेकिन ज्यादातर समाचार देते हुए मैं उसका स्तर बनाए रखता हूँ। और लेकिन थोड़ा आसान भाषा, ताकि वो संप्रेषण में कठिनाई ना आए। और हरियाणवी में क्रिकेट कमेंट्री आपको अगर याद हो तो एक लाइन बताऊं जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। गिंडो गई बॉडी लाइन का निचारण खातिर मेरे बेटे ने गिंडो की रेल बना दी। तो जी दैट्स माय नेटिव लैंग्वेज, ये मेरी मातृभाषा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं महाराहरियाणा.com भी चलाता हूँ यहाँ न्यूजीलैंड से। अच्छा जी। और मैं मूलतः कैथल से हूँ, कुरुक्षेत्र में बोर्न हुआ। धन्यवाद। महारा हरियाणा में पढ़ा हूँ मैंने, एमए वहीं से किया था। जी, बहुत बहुत यूनिवर्सिटी से। जी, बहुत आभार। जी हाँ धन्यवाद। तो ये हमारी वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्य शाखा का पहला कार्यक्रम था, और मैं जहां तक समझता हूं कि विदेश में हिंदी मीडिया पर भी इस तरह की पहली बातचीत मुझे विस्तार से सुनने को मिली। इतने अनुभवी जो हमारे मीडिया के जो साथी हैं, उनसे वरिष्ठ साथी हैं, उनका अनुभव हमें सुनने को मिला। तो हमारे बीच नारायण कुमार जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। वे तो पूरे, हम तो उन्हें विश्व यात्री कह सकते हैं, इतना गहन अनुभव उनका है पूरा, चाहे हम वैश्विक राजभाषा की व्यवस्था को लेकर हो या पत्रकारिता को लेकर हैं। तो मैं नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वे सबके प्रति आभार माने। नारायण जी। शैलजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं बहुत ही, आज मुझे बहुत ज्ञान मिला, और इन चारों वक्ताओं ने, घई साहब ने, अनीता जी ने, हैप्पी जी ने, और खासकर हैप्पी जी को मैं जानता हूं कि वो इतने समर्पित हैं कि रोज किसका जन्मदिन है, किसका क्या साहित्य है, उसके बारे में वो हमें सूचित करते रहते हैं। और अनीता बरार जी ने जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, रवि शर्मा जी को कौन नहीं जानता है। मैं सिर्फ एक मिनट ये कहना चाहता हूँ कि जब गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन में हिंदी, गुजराती और तमिल शुरू किया, तो उन्होंने भवानी दयाल सन्यासी को हिंदी के संपादन के लिए रखा था। और जवाहर जी को मालूम है कि जब वो हिंदी की पत्रिका के लिए उनकी पत्नी ने कहा कि तुम अपनी जमीन बेच दो और हिंदी का प्रेस लगाओ। आप ये देख लीजिए, जगरानी की पत्नी थी, और वो बेचारी, जब वो हिंदी पत्रिका निकालने लगे तो जगरानी जी की मृत्यु हो गई, और भवानी दयाल सन्यासी ने उस प्रेस का नाम जगरानी मुद्रणालय रखा। और वो एक ऐसी पत्रिका थी जिसको फिजी, मॉरिशस, गयाना, इंग्लैंड वगैरह सब जगह तो पढ़ा ही जाता था, लेकिन अंग्रेज जासूस लोग हिंदी सीख रहे थे कि उस पत्रिका में अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ क्या निकलता है। तो पत्रकारिता का इतना महत्व होता है कि एक साहित्यकार की पत्नी ये नहीं कहती है कि पैसे कमा के लाओ, कहती है कि जमीन बेच करके प्रेस खोलो और हिंदी की पत्रिका शुरू करो। दूसरी बात, जब हस्तलिखित पत्रिका से मुद्रित पत्रिका आया तो कुछ फोटोकॉपी की पत्रिका आई, और लंदन से एक लंदन टाइम्स नाम की पत्रिका निकलती थी,
जिसमें नव भारत टाइम्स के कतरन, हिंदुस्तान की कतरन, इस सब को निकाल करके और उसको वो एक लंदन वीकली के नाम से या नवीन वीकली के नाम से निकाल, नवीन वीकली के नाम से, जी हाँ, नवीन वीकली के नाम से। तीसरी घटना मुझे याद आती है कि 1983 में जब तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो मैंने दुर्गा नामक हस्तलिखित पत्रिका वहाँ ये प्रदर्शनी के लिए, जैसे अभी जवाहर भी संकलित कर रहे हैं, तो उसमें मैंने वो पृष्ठ निकाल के रखा था जिसमें राम गुलाम विदेश से लौट करके मॉरिशस आए हैं। तो जब मिसेज इंदिरा गांधी वहां देखने आई तो उसने उस पत्रिका को उठा लिया और कहा कि अच्छा ये हाथ से निकलता था, और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मॉरिशस के हिंदी पत्रिका में सुब्रमण्य स्वामी के बारे में निकल रहा है। मित्रों, कनाडा से एक सरदार जी भी पत्रिका निकालते थे हिंदी में, और उन्होंने कहा कि मैं इसे प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इंदिरा गांधी जी को वो पत्रिका उनके हाथ से दिलवाई थी। अभी शांति दूत सबसे पुरानी पत्रिका निकल रही है। जो बात एक मिनट में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रसारण का, कि चीन से, सोवियत यूनियन से, जापान से, जर्मनी से प्रसारण हो रहा है, लेकिन एक जमाने में सोवियत संघ से 5 हिंदी की पत्रिकाएं लगातार निकलती थी, जिसको लोग सोवियत लैंड, सोवियत नारी, बाल स्पुतनिक और एक और कोई पत्रिका थी, कभी कभी मैं उसमें अनुवाद करता था। और चीन से सचित्र चीन नाम की जो पत्रिका निकलती थी वो अपने आप में साहित्यिक भी होती थी और उसमें समाचार भी होते थे। जवाहर कर्नावट ने तो गागर में सागर भर दिया है इस पर अनुसंधान करके। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ करके विदेशों में मीडिया, पत्रकारिता खासकर के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलेगी। मैं बहुत आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने चलते चलते मुझे पकड़ लिया, और मैं बच्चन जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ विदेश मंत्रालय में। तो उनकी एक किताब है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अगर वैश्विक मीडिया के बारे में मुझे कुछ कहना होता है तो अभी यही मैं कहूंगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद नारायण जी, आपका भी बहुत उपयोगी जानकारी आपने दे दी, धन्यवाद के साथ ही। और अभी मुझे आदरणीय राहुल देव जी भी दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भाषा विमर्श का जो हमारा आज 5वीं कड़ी के रूप में है। मेरे ख्याल से अनिल जी हैं, अनिल जी भी उपस्थित हैं। तो ये है अगला कार्यक्रम भी हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा 10 मिनट का विलम्ब हुआ है, लेकिन उस विलम्ब में भी हमारा बहुत सारा हित जुड़ा हुआ था। इतनी उपयोगी जानकारी हमको नारायण जी से भी सुनने को मिली। जी हाँ, राजेश जी हमारे इस